हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस सब। तो कैसे हैं आप लोग? आइए देख लेते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बीपीएससी शिक्षक भर्ती एंड बीपीएससी प्री एग्जाम। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। आपके ऑप्शन है कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, उपरोक्त में से सभी। तो पूछ रहा है जो 20वीं सेंचुरी में कांग्रेस में विभाजन क्यों शुरू होने लगा। तो इसका ऑप्शन ये है कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी को लेकर, उसके ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, या रिप्रेजेंटेशन को लेकर, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी में 1905 में क्या हुआ कि कांग्रेस दो गुटों में बंटने लगा। एक तरफ थे एक्सट्रीमिस्ट और एक तरफ थे मॉडरेट। मॉडरेट मतलब उदारपंथी, और एक्सट्रीमिस्ट थे एक तरफ नरमपंथी, एक तरफ गर्मपंथी जिसे बोलते थे एक्सट्रीमिस्ट। ठीक, जब ये होने लगा दोनों के बीच में, तो मॉडरेट्स के तौर तरीके, स्ट्रेटजी, उद्देश्य अलग थे। एक्सट्रीमिस्ट्स के तौर तरीके और स्ट्रेटजी अलग था। मॉडरेट क्या चाहते थे? मॉडरेट का तौर तरीका क्या था कि वो पैम्फलेट लेकर विरोध करते थे। पॉलिटिकल मैंडी कैसी, मतलब वो हाथ जोड़कर ब्रिटिश शासन से चाहते थे कि थोड़ा उन्हें छूट दी जाए। और एक्सट्रीमिस्ट की स्ट्रेटजी क्या थी कि वो खुले फ्रंट पे आके लड़ना चाहते थे ब्रिटिश शासन से और सेल्फ रूल चाहते थे। तो इस तरह उनकी स्ट्रेटजीज में अंतर था, उनके गोल में अंतर था, और भागीदारी को भी लेकर उनके बीच में विवाद उत्पन्न होने लगा। और इसी कारण से कांग्रेस विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आपको पता भी होगा कांग्रेस विभाजन कब हुआ था? 1907 में, जिसे हम लोग बोलते हैं सूरत स्प्लिट, सूरत विभाजन। सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, जहां कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, यानी नरमपंथी और गर्मपंथी लोग जो थे उनके बीच में बट गई थी, सूरत स्प्लिट। और बाद में इनका पुनर्मिलन कब हुआ था? 1916 में, लखनऊ सेशन में। लखनऊ सेशन में फिर से ये दो लोग आपस में एक हो गए थे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी। भारतीय परिषद नियम मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का आधार बनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का आधार बनी। भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। 53 में से 55वें बीपीएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट थी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का आधार बनी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी ये। ठीक, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड कौन थे? वाइसराय थे उस समय के। और मॉन्टेग्यू कौन थे? ये थे सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, और इसी रिपोर्ट के तहत प्रांतों में क्या द्वैध शासन लागू हुआ था, यानी डायरकी इन द प्रोविंशियल स्टेट में शुरुआत हुई थी डायरकी की। ठीक, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया था। द्वैध शासन मतलब डायरकी। डायरकी की शुरुआत हुई थी किसमें? प्रोविंशियल स्टेट्स में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। तो कांग्रेस की आलोचना क्यों की गई थी सर्वहारा वर्ग से बाहर होने के लिए, और इसकी आलोचना किसने की थी? तो इसकी आलोचना की थी अरविंदो घोष ने। किसने? अरविंद घोष ने। ठीक ठीक, नेक्स्ट, काकोरी ट्रेन डकैती कांड यानी काकोरी ट्रेन एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? आपके ऑप्शन हैं राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, सूर्यसेन और ऊधम सिंह। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये क्वेश्चन आया हुआ था 2019 में। इसका सही जवाब है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। किसके कारण? किस एक्शन में? काकोरी ट्रेन डकैती
कांड के दौरान। ठीक। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में दी गई थी। और अशफाक उल्ला खान को कहाँ दिया गया था? फैजाबाद में, यानी आज की अयोध्या में। आज के अयोध्या में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1933, 23 मार्च 1934। तो सही जवाब है 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। ठीक। अब हुआ क्या था कि इन लोगों ने कहा क्या किया था? हत्या की थी। किसकी? सॉन्डर्स की। सॉन्डर्स मर्डर केस में लोगों को सजा सुनाई गई थी। और उससे पहले आपको पता होगा 1928 में किसका फॉर्मेशन हुआ था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का। कहाँ पे हुआ था? फिरोज शाह कोटला मैदान। फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसे आज हम लोग अरुण जेटली मैदान के नाम से जानते हैं। कहाँ? दिल्ली में। किसकी अगुवाई में हुआ था? तो चंद्रशेखर आजाद। ठीक। किस केस में इनको फांसी मिली थी? लाहौर षड्यंत्र कांड, यानी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में इनको पर मुकदमा चलाया गया था। और साथ ही साथ इन लोगों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी केंद्रीय असेंबली में बम भी फेंका था। कौन बम फेंकने गया था? भगत सिंह और बटुकेश्वर नाथ, इन दोनों लोगों ने बम फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक। नेक्स्ट, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? ये भैया टफेस्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैं कहूँगा। इस तरह क्वेश्चन आ गए तो सब झूल जाएंगे। ये एक होता है कि सिंपल लेवल का क्वेश्चन इजी, एक होता है मीडियम, एक होता है मॉडरेट, एक होता है टफ, एक होता है टफेस्ट। ये टफेस्ट है कि जब बम फेंके तो उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 21 साल, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, 25 साल, 25 साल से थोड़ा ज़्यादा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जब चेयरमैन, मतलब जब मेंबर जो होते हैं, जो पेपर डिजाइन करते हैं, जब उनको ये चाहना रहता है कि क्वेश्चन श्योर स्टूडेंट ना कर पाएँ, तो ऐसे बेहुदा टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे अजीब टाइप का, कि इसमें सरकार के विरोध में जब असेंबली में बम फेंका गया था तो भगत सिंह की उम्र क्या थी? उनकी क्वेश्चन है कोई, देखिए 21 साल, लेकिन जानते रहिए 21 साल से थोड़ा ज़्यादा उम्र थी जब उन्होंने बम फेंका था। ये भैया क्या क्वेश्चन है, भगवान ही जाने। तो कौन कौन फेंका था मैंने भी ऊपर ही बता दिया था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। ठीक। कब? 8 अप्रैल 1929 में। किसके खिलाफ फेंका था? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ, ट्रेड बिल के खिलाफ इसमें बम फेंका गया था। ठीक। ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, मतलब लोगों को सच्चाई से अवगत हो, उनके कान में थोड़ा जूं तक रोगे। ठीक। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या थी? नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली एक क्रांतिकारी संगठन। तो अनुशीलन समिति आपको पता होगा कि एक क्रांतिकारी संगठन था, एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। क्या था? रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। और कहाँ पे बनी थी? तो बंगाल में, बंगाल में अनुशीलन समिति। ठीक। चटगांव सशस्त्र धावे, यानी चटगांव आर्मरी रेड से कौन संबंधित है? रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, सूर्यसेन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 2022 में है। तो चटगांव आर्मरी रेड जो हुआ था, इससे कौन संबंधित था? तो सूर्यसेन। ठीक। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। तो निष्क्रिय विरोध का कॉन्सेप्ट दिया था अरविंद घोष ने। क्वेश्चन आया हुआ 2005 में। ठीक। और उन्होंने इसका जिक्र अपने बुक वंदे मातरम में किया था। तो वंदे मातरम नामक पुस्तक भी किसने लिखा था? वंदे मातरम नामक पुस्तक अरविंद घोष ने लिखा था। उसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था निष्क्रिय विरोध का। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गदर पार्टी बहुत ही फेमस पार्टी है, इसको आप लोग जानते रहिए। 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक। किसके द्वारा की गई थी? तो सोहन सिंह भकना के नेतृत्व में, सोहन सिंह
भखना ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम रखा था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट के नामक की एक संस्था बनाई थी और बाद में इसी का नाम बदलकर गदर कर दिया गया। क्यों गदर कर दिया गया? क्योंकि गदर नामक एक पत्रिका का यानी एक अखबार का प्रकाशन होता था, उसी के नाम पे इसका नाम बदल के गदर कर दिया गया। इसके पहले नाम के थे, आपको पता होना चाहिए, तो पहले नाम था इसका हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, ठीक, ये जानते रहिएगा। और इसी का नाम बदल के बाद में कर दिया गया गदर। गदर क्यों कर दिया? गदर नामक एक न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन होता था, उसी के नाम पे इसको कर दिया गया गदर। इसके संस्थापक कौन थे? तो सोहन सिंह भखना। और पथ प्रदर्शक यानी मेंटोर, मेंटोर कौन थे इस ऑर्गेनाइजेशन के यानी पथ प्रदर्शक? तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस नाम था, लाला हरदयाल, ठीक। और इसके कुछ अदर मेंबर देख सकते हैं, रामचंद बारकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल्ला रहमान, मैडम भीखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा, पंडित काशीराम प्रमुख थे इत्यादि, ठीक। नेक्स्ट, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द गदर रेवोल्यूशन? आपके ऑप्शन है लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू घटना, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सराभा को फांसी। तो इसका सही कारण था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, वाज द मेन रीजन फॉर गदर रेवोल्यूशन, ठीक। नेक्स्ट, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत फेमस बुक है अनहैप्पी इंडिया, इसको आप लोग जरूर जानते रहिए। अनहैप्पी इंडिया, ये आ सकता है क्वेश्चन, 2022 में आया हुआ है, देखिए लेटेस्ट में। तो कौन थे अनहैप्पी इंडिया के लेखक? अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे लाला लाजपत राय, ठीक। और इनकी एक और फेमस पुस्तक क्या थी? तो वो थी केसरी, केसरी और मराठा। एन बसंत की दो फेमस कौन से संपादन थे? तो वो थे न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। बाल गंगाधर तिलक के मैंने बताया भाई केसरी और मराठा था। बाल गंगाधर तिलक के, सॉरी मैंने लाला लाजपत राय जल्दी में बोल दिया, बाल गंगाधर तिलक के केसरी और मराठा, ठीक, केसरी और मराठा। एन बसंत के कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, लाला लाजपत राय का अनहैप्पी इंडिया, ठीक। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। तो 1906 कलकत्ता अधिवेशन यानी 1906 कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में, उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी एक और अधिवेशन के, सबसे पहले किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो आपको पता होगा 1886 का जो अधिवेशन हुआ था, वो भी कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। उस जो कि सेकेंड सेशन था कांग्रेस का, सेकेंड अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष भी कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और एक क्वेश्चन बहुत टफ होता है जो कई लोग नहीं कर पाते हैं, वो होता है कि फर्स्ट नॉन हिंदू प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, पहले गैर हिंदू, जो हिंदू ना रहा हो, अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो सब लगभग दिमाग पे आता है पहले बदरुद्दीन तैयब जी के ऊपर, जो 1887 में थे मद्रास सेशन में, और उन्हीं पे लगा देते हैं। लेकिन इसका सही जवाब है 1886 के कलकत्ता सेशन में दादा भाई नौरोजी थे, जो कि हिंदू नहीं एक पारसी थे। तो फर्स्ट नॉन हिंदू अगर पूछता है तो ये भी जानते रहिएगा, दादा भाई नौरोजी, ठीक। और फर्स्ट मुस्लिम तो बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 मद्रास सेशन। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आप लोग जानते होंगे कि 1906 में किसने इसकी स्थापना की थी? तो सर सैयद अहमद खान ऑप्शन है, मोहम्मद इकबाल, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान। तो सही जवाब है नवाब सलीमुल्लाह खान ने, ठीक। ऑल इंडिया मोहम्मदर कॉन्फ्रेंस भी हुआ था 1906 में। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो आपको पता होगा होम रूल मूवमेंट कब शुरुआत हुआ था? 1916 में। बस ऑप्शन यहीं से आपको मिल जाएगा। कांग्रेस की 1916 के लखनऊ अधिवेशन, 1920 की बंबई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, 1918 में होने वाला AUP किसान सभा, 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और NFTU सभा। तो मैंने बताया कब, 1916 में। ऑप्शन देख लीजिए, 1916 एक ही जहाँ दिख रहा है, तो 1916 में। तो दो होम रूल लीग बनी थी, दो होम रूल लीग। एक बनी थी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, जो बनी थी अप्रैल 1916 में, और दूसरी बनी थी सितंबर में। इसका शुरुआत हुआ था होम रूल लीग मूवमेंट का 1916 में। किसके अंदर? एनी बेसंत के अंदर। और बाद में इनको मर्ज करके किसके अंडर कर दिया गया था? गांधी जी के। ठीक, ये है होम रूल लीग के बारे में। नेक्स्ट, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो सैडलर कमीशन के बारे में पूछ रहा है। और किस लिए आया था सैडलर कमीशन? तो एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए, यानी शिक्षा में सुधार के लिए। किस यूनिवर्सिटी के लिए आया था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए आया था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए। 1919, 1917, 1921, 1896। तो इसका सही जवाब है 1917 में। सैडलर कमीशन का गठन 1917 में हुआ था। ठीक। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आया। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। तो क्यों बहुत फेमस था? क्योंकि इसने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना बनाई थी। सेल्फ गवर्नमेंट पे फोकस था इनका, इसलिए ये होम रूल आंदोलन जो था बहुत ही फेमस हुआ था। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया, बहुत ही फेमस है। बिहार से शुरुआत हुई थी इसकी। नाम है इसका चंपारण सत्याग्रह। कब शुरुआत हुई थी? तो 1917 में। किस लिए? अगेंस्ट तीन कठिया सिस्टम। तीन कठिया सिस्टम क्या था? कि जो फोर्स किया जा रहा था पीजेंट्स को कि अपने जमीन के 3/20वें हिस्से पे क्या उगाएं? नील की खेती करें अपने जमीन के 3/20वें हिस्से पर। वो भी फोर्स करके कराया जाता था, उनका इच्छा नहीं रहती थी तब भी। ठीक। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? आपके ऑप्शन है सामल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बौद्दीन कॉलेज जूनागढ़। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये आज का अंतिम प्रश्न है और इसका सही जवाब है सामल दास कॉलेज भावनगर। सामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने अपनी पढ़ाई की थी। कौन से कॉलेज में? सामल दास। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बचे हुए प्रश्न कल पढ़ेंगे। इसके आगे अब डेली वीडियो अपलोड होने लगेगा। एक दिन 2 दिन के लिए क्षमा चाहता हूँ जो नहीं अपलोड कर पाया। अब डेली फिर से क्वेश्चंस आपके अपलोड होते रहेंगे टाइम टू टाइम पे, समय शाम के 7 से 8 के बीच में। ठीक। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते तो मोटिवेशन डाउन हो जाता, फिर बनाने का मन नहीं करता। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और जल्द ही मैं 20 डे का लास्ट स्ट्रेटजी लेके आ रहा हूँ कि लास्ट 20 डे में आपको क्या करना है और कौन कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है। आपके लिए की टॉपिक्स कौन कौन से होंगे फॉर अपकमिंग जो है 24 अगस्त से। अभी तक तो कोई फॉर्मल इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि डेट का क्या होने वाला है, लेकिन कई जगह सस्पेंस भी बना हुआ है कि शायद डेट बढ़ जाए, डेट एक्सटेंड होने के भी चांसेस हैं। बाकी अब देखिए होता क्या है, लेकिन तब भी हम लोग मान के चलेंगे 20 दिन बचा हुआ है। और मैं जल्द ही 20 डेज लास्ट डे स्ट्रेटजी लेके आऊँगा। उसमें हम लोग बात करेंगे किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कहाँ से क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांस हैं। उन सब टॉपिक्स पर मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।